हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें एक नया चैप्टर शुरू किए थे कोशिका, जिसमें 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास हो रहा है। ठीक है, और कोशिका में हम लोग आज लाइसोसोम से पढ़ रहे हैं। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे ने। ठीक है, लाइसोसोम एकहरी झिल्ली का बना होता है। लाइसोसोम जो होता है एकहरी झिल्ली, ठीक है, सिंगल लेयर होता है। तो लाइसोसोम एकहरी झिल्ली का बना होता है। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। तो याद रखिएगा, इसे सेंस बैठा लीजिए कि आत्महत्या की थैली यानी ये केवल जंतु में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में आत्महत्या की थैली नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम पेड़ पौधा में नहीं पाया जाएगा। लाइसोसोम किस में पाया जाएगा? जीव जंतु में। ठीक है, इसे जल अपघट एंजाइम कहा जाता है। लाइसोसोम को जल अपघट एंजाइम, याद रखिएगा, जल अपघट एंजाइम किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम किसको कहते हैं? कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम। हाँ, तो ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग बोलते हैं। सुसाइड बैग। लाइसोसोम किस में पाया जाता है? तो ये तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका के किस भाग में? तो आरबीसी में, ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण गोल्जी काय अथवा अंतःप्रदब जालिका से होता है। लाइसोसोम का निर्माण जो होता है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी या फिर अंतःप्रदब जालिका से होता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी या अंतःप्रदब जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी या फिर अंतःप्रदब जालिका से होता है। ठीक है, लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, लाइसोसोम जब नष्ट होता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में ये मदद करता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। तो कोशिका का पाचन अंग किसको कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका का पाचन अंग लाइसोसोम। ठीक है, अगला कोशिका अंग देखिए क्या है। अगला कोशिका का अंग है राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राइबोसोम, तो पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया? तो राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया? तो किसने किया? जी पैलेड। तो याद रखिएगा, पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन पादप में, और वहीं जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया? जी पैलेड ने। ठीक है, यह सबसे छोटा कोशिका अंग है। सबसे छोटा कोशिका अंग, जितने भी कोशिका अंग हैं उसमें सबसे छोटा राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिका अंग राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम।
राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इसे न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए और प्रोटीन, इसलिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम जिस अंतःप्रदब जालिका पर पाया जाता है उसे खुरदरी अंतःप्रदब जालिका कहते हैं। ठीक है। अंतःप्रदब जालिका जो होता है दो प्रकार का होता है, एक खुरदरी और एक चिकनी। ठीक है। तो खुरदरी अंतःप्रदब जालिका पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम के कारण ही खुरदरा हो जाता है। तो याद रखिएगा, राइबोसोम किस पे पाया जाता है? खुरदरी अंतःप्रदब जालिका। राइबोसोम के कारण ही वो खुरदरा होता है। ठीक है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 70S और 80S। एस का पूरा नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। एस का मतलब सब यूनिट। एस का मतलब यानी 70 सब यूनिट और 80 सब यूनिट। तो 70S और 80S। 70S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो अल्प विकसित हैं, बहुत कम विकसित हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम? 70S। और जो यूकैरियोटिक कोशिका हैं जो विकसित हैं वो 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया इत्यादि में पाया जाता है। 70S जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में पाया जाता है। और वहीं 80S की बात करें तो उच्च विकसित पेड़ पौधे और जंतुओं के कोशिका में पाया जाता है। 80S राइबोसोम जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में के कोशिकाओं में पाया जाता है। और वहीं 70S माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है। ठीक है। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए Mg++ आयन की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीशियम आयन। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट यानी 70S और 80S। 70S और 80S को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद आइए, अगला कोशिका अंग कौन सा है? अंतःप्रदब जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो अंतःप्रदब जालिका जो होता है दो तरह का होता है, एक खुरदरी अंतःप्रदब जालिका और एक चिकनी अंतःप्रदब जालिका। ठीक है। तो खुरदरा होता है किसके कारण? प्रोटीन के कारण। ठीक है। खुरदरा अंतःप्रदब जालिका किसके कारण? प्रोटीन के कारण। किसके कारण? प्रोटीन के कारण। यानी राइबोसोम इसमें पाया जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन के कारण यानी राइबोसोम के कारण ही क्या होता है? ये खुरदरा होता है। और चिकनी अंतःप्रदब जालिका वसा के कारण होता है। चिकनी अंतःप्रदब जालिका में क्या होता है? वसा होता है। और खुरदरी अंतःप्रदब जालिका में राइबोसोम होता है, यानी प्रोटीन होता है। अंतःप्रदब जालिका की खोज किसने किया? KR पोर्टर। अंतःप्रदब जालिका की खोज किसने किया? KR पोर्टर। अंतःप्रदब जालिका की कोशिका यानी इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। अंतःप्रदब जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, याद रखिएगा। कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहते हैं? अंतःप्रदब जालिका को कहते हैं। ठीक है।
क्योंकि ये कोशिका में एक जाल की तरह फैला होता है, इसलिए इसको कंकाल के रूप में बोला जा रहा है। तो कोशिका का कंकाल तंत्र किसको बोलते हैं? अंतःप्रदब जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदब जालिका पदार्थों के अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखता है। अंतःप्रदब जालिका एक कंकाल की तरह कोशिका में फैले होता है। जिस तरह मानव शरीर में हड्डी फैला होता है, उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला होता है और यह पदार्थों के अंदर एवं बाहर आने जाने पे क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अंतःप्रदब जालिका कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करता है। कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन, कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण का निर्माण का कार्य कौन करता है? अंतःप्रदब जालिका, अंतःप्रदब जालिका। ठीक है। कोशिका भित्ति होता है, बाहरी आवरण होता है, और कोशिका विभाजन जो होता है केंद्रक ही टूटता है ना, तो केंद्रक जब टूटेगा तो केंद्रक का आवरण कौन बनाने में, निर्माण में कार्य करता है? हाँ, ER। ठीक है। तो केंद्रक का आवरण बनाने में कौन निर्माण कर? अंतःप्रदब जालिका निर्माण करता है। विष एवं दवा, जहर और दवा, ठीक है, विष और दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में सहायक अंग कौन सा होता है? ER। ठीक है। अंतःप्रदब, हाँ, अंतःप्रदब जालिका। याद रखिएगा, शरीर में कोई विष है या फिर दवाएं हैं, उसके जहरीलेपन को समाप्त करने में सहायक अंग ER है, अंतःप्रदब जालिका है। ठीक है। उसके बाद अगला कोशिका अंग हमारा है गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी। यह नील हरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों की कोशिका में पाया जाता है। तो नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। नील हरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ये सब में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। ये तीनों को छोड़कर सभी जीवधारियों के कोशिका में पाया जाता है। पौधों में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसम कहते हैं। पौधों में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम। ठीक है। पौधों में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या है? एंजाइम का स्रावन करना, एंजाइम का स्रावन, हाँ, एंजाइम का स्रावन करना। ठीक है। तो याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम जो है एंजाइम का स्रावन करना, श्रवण करना। ठीक है, एंजाइम का श्रवण करना। अगला कोशिकांग सुनिए कौन है? तारकाय, सेंट्रोसोम। ठीक है, तारकाय, सेंट्रोसोम। तो तारकाय का खोज किसने किया? बोबेरी। तारकाय का खोज बोबेरी। तारकाय का खोज किसने किया? बोबेरी। इसका मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाय यानी सेंट्रोसोम मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाय मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है, और यह कुछ पादप कोशिका में भी पाया जाता है। कुछ पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जैसे कवक एवं शैवाल। कवक एवं शैवाल में तारकाय पाया जाता है। ठीक है। तारकाय कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। यह सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? तारकाय सबसे अधिक
किस में पाया जाता है, शरीर के किस अंग में? तो ये लीवर में पाया जाता है। तारकाय सबसे अधिक लीवर में, तारकाय सबसे अधिक लीवर में। सबसे कम पाया जाता है ये ब्रेन में, नहीं के बराबर। तारकाय यानी सेंट्रोसोम ना के बराबर पाया जाता है, यानी सबसे कम ब्रेन में, सबसे ज़्यादा यकृत में। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रीजेनरेशन पावर, जिसको पुनर्उद्भवन कहते हैं, ठीक है। रीजेनरेशन पावर किस में होता है? यकृत यानी लीवर में। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रीजेनरेशन पावर यानी पुनर्उद्भवन पावर जो है सबसे ज़्यादा यकृत में होता है, और सबसे कम मस्तिष्क यानी ब्रेन में, ठीक है। मस्तिष्क में बताइए कौन सा कोशिका होता है? ग्रेन्यूल कोशिका। मस्तिष्क में ग्रेन्यूल कोशिका पाया जाता है, मस्तिष्क में ग्रेन्यूल कोशिका पाया जाता है, ठीक है। अगला कोशिका अंग सुनिए कौन सा है? केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगला कोशिका अंग केंद्रक है हमारा। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब किया? 1831 में। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका का दिमाग केंद्रक को। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसको बोलेंगे? केंद्रक को। हाँ, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल केंद्रक को। यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोशिकांग है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग है सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, सबसे बड़ा कोशिकांग। और सबसे छोटा कोशिकांग? सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। और सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक। केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र, हाँ, क्रोमोसोम। तो केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में डीएनए सबसे अधिक पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में डीएनए सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। और भी जगह डीएनए आरएनए पाया जा रहा था, कहाँ पाया जाता है? तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक था लवक में भी पाया जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग लवक में। और तीसरा केंद्रक। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में, ठीक है। सबसे ज़्यादा डीएनए किस में पाया जाएगा? केंद्रक में। केंद्रक का केंद्र कहा जाता है, केंद्रक का केंद्र केंद्रिका को। केंद्रक में भी केंद्र होगा ना, तो केंद्रक का केंद्र को क्या बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक दोहरी झिल्ली, केंद्रक में दोहरी झिल्ली होती है। केंद्रक के ऊपर के आवरण को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के ऊपर के आवरण को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका के विभाजन का तात्पर्य केंद्रक के विभाजन से ही है। कोशिका विभाजन का मतलब ही होता है केंद्रक का विभाजन। तो कोशिका के विभाजन का तात्पर्य क्या है? केंद्रक का विभाजन। कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन सर्वाधिक किस में होता है? गुणसूत्र में होता है। कोशिका विभाजन सर्वाधिक किस में होता है? गुणसूत्र में होता है। और गुणसूत्र में ही क्या पाया जाता है? डीएनए। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए। केंद्रक में गुणसूत्र है और गुणसूत्र में डीएनए है, और डीएनए में जीन पाया जाता है। डीएनए में जीन। तो डीएनए को बोलते हैं आनुवांशिक गुणों का वाहक। आनुवांशिक गुणों का वाहक किसको बोलते हैं? डीएनए को। और आनुवांशिक गुणों की इकाई ये जीन को। आनुवांशिक गुणों की इकाई जीन को।
क्रोमैटिन केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। क्रोमैटिन जाल जो होता है ये किस में होता है? केंद्रक में होता है। तो क्रोमैटिन केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक विकसित कोशिका में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित हो जाता है। पेड़ पौधे जीव जंतु क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। तो केंद्रक झिल्ली जो किस में होगा? यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है। केंद्रक क्या होता है? अल्प विकसित होता है, इसलिए इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाया जाता, ना तो केंद्रिका पाया जाता है ना केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है? विकसित होता है और इसमें केंद्रिका पाया जाता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक विकसित होता है और इसमें केंद्रिका पाया जाता है। मैमेलिया यानी स्तनपायी, ठीक है, स्तनपायी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनपायी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शन है ऊंट एवं लामा। ऊंट और लामा नामक जीव में, जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये दोनों बाद में। स्तनधारी में, स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दो जीव हैं स्तनधारी में जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारी के डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारी के डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में दो जीव हैं, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा कोशिका अंग है रसधानी या रिक्तिका, वेकल्स, ठीक है। रसधानी या रिक्तिका या वैक्यूल्स इसको बोलते हैं। यह निर्जीव कोशिका अंग है। यह निर्जीव कोशिका अंग है। तो याद रखिएगा, रिक्तिका या रसधानी क्या है? निर्जीव कोशिका अंग है। एकमात्र कोशिका अंग जो मृत होता है, एकमात्र कोशिका अंग जो मृत है, रिक्तिका या रसधानी। तो रसधानी क्या होते हैं? मृत कोशिका अंग है। क्या है? मृत कोशिका। पादप कोशिका में रसधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। पादप कोशिका में रसधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। जंतु कोशिका में रसधानी का आकार पादप कोशिका की तुलना में बहुत छोटा होता है। जंतु कोशिका में रसधानी छोटा होता है, पादप कोशिका में बड़ा होता है। कोशिका में जल संग्रह रसधानी में होता है। कोशिका में जल संग्रह किस में होता है? रसधानी। तो जल का जरूरत सबसे ज़्यादा किसको है? पेड़ पौधा को, इसलिए रसधानी पेड़ पौधों में बड़ा होता है। और जीव जंतु में रसधानी छोटा होता है, क्योंकि उसमें जल का ज़रूरत क्या होता है? कम होता है, ठीक है। क्या होता है? कम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो है हमारा कोशिका अंग है लवक। क्या है? लवक। प्लास्टिड। हाँ, इसको प्लास्टिड बोलते हैं इंग्लिश में, लवक यानी प्लास्टिड। तो लवक की खोज किसने किया? हैकेल ने। लवक का खोज हैकेल ने किया। लवक का खोज हैकेल ने 1865 में। लवक का खोज किसने किया? हैकेल ने किया 1865 में। लवक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
सिम्पर। लवक शब्द किसने दिया? सिम्पर ने। और लवक का खोज किसने किया? हैकल। तो सिम्पर और हैकल दोनों याद रखेगा। सिम्पर और हैकल। तो हैकल ने खोज किया और सिम्पर ने नाम दिया। रंग के आधार पे लवक 3 प्रकार के, एक हरित लवक, वर्णी लवक, ओ वर्णी लवक। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये हरे रंग के होते हैं और ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं और ये विभिन्न रंग के होते हैं और ये रंगीन लवक हैं और ये फ्लावर वगैरह में पाए जाते हैं। और वहीं अवर्णी लवक की बात करें, ओ वर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ये रंगहीन लवक है, इसमें कोई रंग नहीं होता। ये जड़ या फिर तना वगैरह में जहाँ कलर नहीं होता वहाँ पाया जाता है। तो हरित लवक हरा होता है, वर्णी लवक ये विभिन्न रंग के होते हैं, ये फल फूल में पाए जाते हैं। और ओ वर्णी लवक जो हैं ये रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं, ये जड़ तना जहाँ कोई कलर नहीं दिखता वहाँ पे पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला है हरित लवक। सुनिए, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक किस कलर का होता है? हरे रंग का। हरित लवक हरे रंग का। हाँ ठीक है, इनका हरा रंग इनमें पाए जाते हैं। ये हरे रंग के लवक होते हैं और इसमें हरा रंग पाया जाता है। इनमें हरा रंग पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित होता है। हरित लवक में हरे रंग का वर्णक कौन सा होता है? पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? हरा रंग। और यह पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व। क्लोरोफिल यानी हरे रंग का होता है, इसका निर्माण में सुनिए कौन कौन। पत्ती को क्या बोलते हैं? पेड़ पौधों के पत्तियों को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग। तो पेड़ पौधों के पत्तियों को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो प्रकाश संश्लेषी अंग हो गया पत्ती, प्रकाश संश्लेषी अंगक हो गया हरित लवक। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, या फिर इसको पर्णहरित बोलते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण इकाई। प्रकाश संश्लेषण इकाई किसको कहेंगे? क्लोरोफिल को। प्रकाश संश्लेषण अंगक बोलेगा तो हरित लवक। अब प्रकाश संश्लेषण अंग बोलेगा तो पत्तियां। अब प्रकाश संश्लेषण इकाई कहेगा तो क्लोरोफिल। अब प्रकाश संश्लेषक तत्व बोलेगा तो मैग्नीशियम। वो भी मैग्नीशियम याद रखिएगा, कौन सा? Mg++। Mg++, 2 धन आयन होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन या रात में? तो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O दोनों अभिक्रिया करता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये चारों चीज़ जो है अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार कर लेता है, यानी ग्लूकोज बना लेता है और ऑक्सीजन बना लेता है। और वही ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम लोग के लिए यूजफुल होता है। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ऊर्जा तो बनाता ही है, जो कि वो अपने पेड़ पौधों अपने खाद्यान्न के रूप में यूज करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेता है। तो 2 को याद रखिएगा, 2
दो को क्या इसमें भाग ले रहा है, CO2 H2O। सूत्र के रूप में यही दो गो CO2 और H2O, और दो गो और याद रखिएगा, एक तो प्रकाश हो गया और एक क्लोरोफिल। ठीक है, ये चार चीज़ अभिक्रिया करके आपका ग्लूकोज और O2, ग्लूकोज और O2, ग्लूकोज तो अपने यूज कर लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम लोग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब पेड़ पौधा श्वसन जब लेता है तो श्वसन में हमेशा क्या लेता है पेड़ पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 लेता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन लेता है। हाँ ठीक है, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाते समय CO2 लेता है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते समय क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और श्वसन करते समय ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। ठीक है, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है काफ़ी मात्रा में और ऑक्सीजन छोड़ता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों अलग अलग टाइम में होता है। प्रकाश संश्लेषण के टाइम में CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और श्वसन के टाइम में ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, कहाँ बदलता है, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। उसके बाद देखिए इसमें हरित लवक हो गया, दूसरा है बर्नी लवक। बर्नी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, बर्नी मतलब बर्न कलर, बहुत सारे रंग बनते हैं इसमें। यह फल एवं फूल को रंग प्रदान करने का काम करता है। बर्नी लवक क्रोमोप्लास्ट यह फल एवं फूलों को क्या करता है, रंग प्रदान करने का काम करता है। यह कीट परागन में सहायक होता है। बर्नी लवक जो है कीट परागन में सहायक होता है। तो बर्नी लवक सुनिए क्या क्या मतलब जो है, जैसे टमाटर का लाल रंग जो होता है वो बर्नी लवक के कारण ही होता है। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। कौन सा बर्नी लवक होता है, लाइकोपीन। उसी तरह चुकंदर का लाल रंग हाँ बीटानीन, बीटानीन बर्नी लवक होता है चुकंदर में, बीटानीन। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथीन, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन। दूध का सफ़ेद रंग केसीन, दूध का सफ़ेद केसीन। दूध का पीलापन कैरोटीन, दूध का पीलापन कैरोटीन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन। पपीता में पीला रंग कैरिगजेंथीन, पपीता में पीला रंग कैरिगजेंथीन। तो ये सारे रंग कलर जो हैं ये बर्नी लवक के कारण होते हैं। उसके बाद तीसरा जो है इसमें ओ बर्नी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, नाम से पता चल रहा है ओ बर्नी लवक मतलब कोई कलर इसमें नहीं होता है। यह रंगहीन होता है, यह जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, तथा भोजन को ये जमा करता है, भोजन को स्टार्च के रूप में ये जमा करता है। जड़ में भोजन जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो याद रखिएगा, लवक में खुद का DNA RNA राइबोसोम होता है। पीछे क्लास में बताए थे खुद का DNA RNA राइबोसोम किसका होता है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। DNA RNA और राइबोसोम एक माइटोकॉन्ड्रिया का होता है खुद का, और एक इसमें लवक का होता है और एक केंद्रक का। ठीक है, तो याद रखिएगा लवक केवल पौधा में पाया जाता है और लवक का खुद का DNA RNA और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्धश्वेत अंग कहते हैं, अर्धश्वेत अंग बोलते हैं लवक को। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, तो
याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है अल्प विकसित जीव होता है। जितने भी अल्प विकसित जो होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े कीटाणु वगैरह अल्प विकसित जो हैं उसमें प्रोकैरियोटिक है, और जो उच्च विकसित कोशिका है वो यूकैरियोटिक कोशिका है। जैसे बड़े बड़े जीव जंतु मनुष्य, इसमें यूकैरियोटिक होता है। तो आगे देखिए दोनों में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं? अल्प विकसित कोशिका होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है, और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित होता है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है, और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए एक कुंडलित होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए एक कुंडलित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए द्विकुंडलित, पूर्ण विकसित एवं द्विकुंडलित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रदब जालिका, तारिकाएं ये सब अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, ये अल्प विकसित होते हैं तो ये सब चीज़ होते ही नहीं उसमें। और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रदब जालिका, तारिकाएं ये सब उपस्थित होते हैं, क्योंकि विकसित होता है, ये सब पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं ये प्रायः जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें? जीवाणु और नीलहरित शैवाल, जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाए जाते हैं। और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो मानव, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, कीट, उभयचर, पेड़ पौधा ये सब में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं ये मोनेरा जगत में आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत में आते हैं। किस में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। तो आज के लिए हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है कोशिका के अंग और भी बचे हुए हैं, और इसमें हम लोग गुणसूत्र से जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।